एक कहावत है, जिसकी जमीन उसका देश। अगर जमीन खरीदने की औकात ना हो तो अवैध कब्जा कर लिया जाए। अगर कब्जा ताकत के बल पर ना हो सके तो आस्था की हरी चादर फेंक कर भी हो सकता है। आजकल कुछ ऐसा ही देखने और सुनने में आ रहा है राजस्थान के हनुमानगढ़ के शिला माता मंदिर को लेकर। कभी शिला माता के मंदिर में दीपक जलाया जाता था, पूजा आरती होती थी, लेकिन देखते देखते अब वहाँ पूजा बंद, आरती बंद, दिया बंद, हरी चादर चढ़ाई जाने लगी। यानी शिला माता के मंदिर को शिला पीर शिला मजार में बदल दिया गया। ये पूरा गेम क्या है, और क्या ये सिर्फ एक हनुमानगढ़ की कहानी है, या फिर एक पूरा गेम? शायद आज सुनकर आपकी आंखें खुल जाए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। भारत से मुगलों व अंग्रेजों का राज भले ही चला गया हो, लेकिन हिंदुओं के आस्था केंद्रों का मान मर्दन व उन्हें हथियाने के लिए षड्यंत्रों का क्रम अभी भी समाप्त नहीं हुआ। फिलहाल राजस्थान के हनुमानगढ़ के शिला माता मंदिर को लेकर भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर में स्थापित शिला महाराज गंगा सिंह के समय सरस्वती नदी की सहायक नदी घग्गर में बहकर आई थी। उसके चमत्कारों के प्रति श्रद्धा से महाराज ने नतमस्तक होकर उसे यहाँ पर स्थापित करवा दिया था। श्रद्धालु इस पर नमक व दूध चढ़ाकर शिला की पूजा करने लगे। लोगों का मानना है कि शिला पर चढ़े नमक व दूध को त्वचा पर लगाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति फैलने लगी। चर्म रोग से पीड़ित मजहबी लोग भी यहाँ आने लगे और पिछले कुछ वर्षों में यह मंदिर इस्लामिक षड्यंत्र का शिकार बन गया। मंदिर के कर्ता धर्ता एक मुसलमान को बना दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि मजहबी साजिश के तहत पहले यहाँ पर दिया जलाना बंद हुआ, फिर आरती। अब लोगों को नमक व दूध चढ़ाने से भी रोके जाने लगा और एक दिन शिला पर हरी चादर डाल दी गई। इस तरह शिला माता को मजार का रूप दे दिया गया और तो और शिला माता को शिला पीर प्रचारित किया जाने लगा। जब यह सब हुआ तब हिंदू समाज की आंखें खुली और अब हिंदू पुजारी रखने की बात होने लगी है। ये केवल एक घटना नहीं है। कुछ समय पहले आगरा में जगनेर रोड स्थित संत ठाकुर कमाल सिंह की समाधि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यह समाधि करीब 300 वर्ष पुरानी है, लेकिन अब इसे कमाल खां दरगाह का नाम दे दिया गया। किसी की मन्नत पूरी होने पर पहले यहाँ हिंदू मुंडन संस्कार कराते थे, घंटी बांधने की परंपरा थी, लेकिन अब वही हरी चादर वहाँ भी चढ़ाई जाने लगी। मामला उस वक्त बढ़ा जब रात के अंधेरे में समाधि स्थल के बाहर कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड टांग दिया। समाधि से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया। समाधि की जगह का पट्टा भी हिंदू नाम से है। स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया। आखिरकार लोगों ने उस बोर्ड को वहां से उतार फेंका। इसके बाद सिराजुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने प्रयागराज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। असल में ये पूरा गेम क्या है, शायद इसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वक्फ कानून की आड़ में मजहबी लोग जमीन हथियाने और पुराने महलों पर कब्जा करने का धंधा करने लगे हैं। पिछले दिनों इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए एक याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को समाप्त करने का काम किया, उसी तरह वक्फ बोर्ड सनातन समाज को खत्म करने का काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का मार्ग तैयार कर रहा है। इसके लिए वह हिंदुओं को जमीन और मकान पर कब्जा कर रहा है, उन्हें भूमिहीन और अस्तित्व विहीन कर रहा है। इसीलिए वक्फ कानून को अब खत्म किया जाना चाहिए। अब आप समझिए कि वक्फ कानून क्या है। वक्फ कानून 1995 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वह अवैध क्यों ना हो। यही कारण है कि किसी भी अवैध मजार या मस्जिद को वैध बनाने में दिक्कत नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में ही वक्फ बोर्ड ने अनेक स्थानों पर सरकारी या हिंदुओं की जमीन या मकान पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा कोई छोटा मोटा भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसका खुलासा करते हुए बताया था कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी और 2020 में यह बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गई। देश में जमीन उतनी है जितनी बंटवारे के समय थी, फिर वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है? पूरी वक्फ संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि ये संपत्ति बढ़ कैसे रही है, तो इसका नमूना कुछ यूं समझिए। ये यहाँ पे देखिए एक 2 और मजार बनी है। ये देखिए नया मसाला लगा है और ये इसका रास्ता है। ये देखिए और बना दी दोबारा रिपेयर। ये देखिए साफ साफ देखिए, ये सारी ताजी बनी है। ताजा मसाला है ये देखिए ताजा मसाला है। ये देखिए ताजा मसाला है।
हेलो, ये देखिए ताजा मसाला, ताजी मसाला ये बिल्कुल। देखिए। यानी जहाँ भी खाली पार्क, खाली जगह, सड़क का किनारा हो या तिराया चौराया, वहाँ मजार बना दी जाए। अगर मजार न बने तो मस्जिद बना दी जाए। पुलिस प्रशासन रोकने आए तो उसे इबादत स्थल बताकर भावना आहत होने की बात कहकर दंगा फसाद शुरू कर दिया जाए। अगर एक बार मजार या मस्जिद बन गई तो फिर वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 के अनुसार कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में एक अर्जी लगाकर अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है। इस कारण सैकड़ों अवैध मजारें और मस्जिदें वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो चुकी है। अवैध होने के कारण इन मस्जिद मजारों के पास जमीन से संबंधित कागज नहीं होते, इसीलिए इसके संचालक वक्फ बोर्ड में अर्जी लगाकर छोड़ देते हैं। अब इसमें भी कमाल देखिए कि धारा 40 में ये भी प्रावधान है कि किसी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसके मालिक को सूचित करना जरूरी नहीं है, चुपके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती है। यानी कोई भी आपके घर के बाहर भी चादर फेंक दी जाए तो वो घर वो वक्फ संपत्ति हो जाएगा। और बाद में असली मालिक वक्फ काउंसिल में मुकदमा लड़ता रहता है। देखा जाता है कि काउंसलिंग ज्यादातर मामलों में वक्फ बोर्ड का ही साथ देती है। अब इसमें आगे भी एक गजब की धारा है। इस धारा 52 में लिखा है कि यदि किसी की जमीन जो वक्फ में पंजीकृत है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वक्फ बोर्ड जिला दंडाधिकारी से जमीन का कब्जा वापस दिलाने के लिए कहेगा। नियम अनुसार जिला दंडाधिकारी 30 दिन के अंदर जमीन वापस दिलवाएगा। यानी वक्फ बोर्ड तो अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनेक कानून लेकर बैठा है, लेकिन यदि वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर कब्जा कर ले तो उसे वापस लेना आसान नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ये सब कानून के दायरे में हो। अब तो वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरदस्ती कब्जे भी किए जा रहे हैं। दिल्ली के महरौली के वार्ड नंबर 1 में मनमोहन मलिक नामक एक व्यक्ति का पुराना घर था। करीब 2 साल पहले उन्होंने उस घर को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू किया। एक दिन मोहम्मद इकराम करके एक कथित मौलाना उनके घर पहुंचा और कहा कि जिस जगह आप मकान बना रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसके बाद उसने पुलिस को भी बुला लिया और इस तरह वह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। वह कथित मौलाना अपने दावे के अनुसार अदालत के सामने कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। न्यायालय ने पाया कि मौलाना का दावा झूठा है। इसके लिए न्यायालय ने उस मौलाना पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और फैसला मनमोहन मलिक के पक्ष में दिया। दूसरा मामला भी महरौली का ही है। यहाँ के वार्ड नंबर 8 में एक भूखंड किन्हीं भागर परिवार का है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उन्होंने 1987-88 में इस भूखंड को एक मुसलमान से खरीदा था। शायद यह सौदा वक्फ बोर्ड को पसंद नहीं था, इसलिए उसने भूखंड के बीच में ही मौजूद एक पुराने ढांचे को मजहबी स्थल बताना शुरू कर दिया और कई बार जबरन उस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया। कुछ समय पहले भूखंड की घेराबंदी की जाने लगी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने मुसलमानों की भीड़ के साथ खूब हंगामा किया। अब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। केवल दिल्ली, आगरा या हनुमानगढ़ नहीं, पूरे भारत में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर शोध करने वालों का मानना है कि यदि जल्दी ही वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम नहीं किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। ऐसे हालात में अब सजग रहना होगा, अपने आसपास ध्यान रखना होगा कब कहाँ घास की तरह कोई मजार उगाए और हिंदू आस्था की हरी चादर लेकर उस पर माल चढ़ाने लगे और उस माल से कहीं और अगली मजार तैयार होने लगे। क्योंकि एक कहावत है, देश उसी का है जिसके पास जमीन है।